हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नईम और आप सब देख रहे हैं अपना चैनल लर्न विथ इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ये हमारा टॉपिक चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे फोर्स करंट एनालॉजी के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने फोर्स वोल्टेज एनालॉजी देखी थी। वो क्या थी? मैथमेटिकल जो भी फिजिकल मॉडल था उसको हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट किया हुआ था यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल या मैथमेटिकल इक्वेशंस। हमने फिजिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया था। क्यों किया था? क्योंकि बीइंग एन इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस जो हमारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनमें, क्योंकि वहाँ पे हमारी पूरी सर्किट थ्योरी हम पढ़ते हैं। तो इसलिए हमने वहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, एनालॉजी क्रिएट करते हैं। एनालॉजी के थ्रू हम जो हमारा ये मैकेनिकल सिस्टम होता है, मैकेनिकल सिस्टम में जहाँ स्प्रिंग लगी होती है, डैम्पिंग एलिमेंट लगा हुआ था, मास एलिमेंट लगा हुआ है, वहाँ उन सबको हम लेके जाते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, जहाँ पे हम उसे इक्विवेलेंट इंडक्टर कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अभी पिछले लेक्चर में हमने फोर्स वोल्टेज एनालॉजी पे डिस्कस किया हुआ था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे भी दे दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं फोर्स करंट एनालॉजी। इसमें बेसिकली जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी क्या चीज़ होती है। फोर्स और वोल्टेज मतलब देखिए, मैकेनिकल सिस्टम में हमारे पास एक्सटर्नल इनपुट क्या है? या तो फोर्स होता है या तो टॉर्क होता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट में फोर्स आ जाता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टॉर्क हो जाता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल एक्सटर्नल इनपुट हुआ मैकेनिकल सिस्टम में। वहीं हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक्सटर्नल इनपुट क्या हो सकता है? या वोल्टेज, या तो वोल्टेज होगा या तो करंट होगा। पिछले लेक्चर में हमने वोल्टेज ऐसी सर्किट को एनालाइज किया हुआ था, ऐसे सर्किट को पढ़ा जहाँ पे हमारा एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज हुआ करता था। आज हम जो पढ़ेंगे इसमें एक्सटर्नल इनपुट जो हमारा होगा करंट होगी, करंट सोर्स होगी। ठीक है, इसीलिए फोर्स वोल्टेज एनालॉजी और फोर्स करंट एनालॉजी का नाम आता है। तो ये बेसिक सर्किट है, बेसिक हमारा सिस्टम है, फिजिकल सिस्टम, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए ये सारी इक्वेशंस हमने पिछले लेक्चर में लिखी हुई है। तो अगर ये हमारी एक मास बॉडी है, स्प्रिंग है, फ्रिक्शन एलिमेंट है, फ्रिक्शन एलिमेंट या डैम्पिंग एलिमेंट है, एक एंड पे फिक्स है, तो इसके लिए जो इक्वेशन बनता है इक्विवेलेंट मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल मॉडल जो बनता है वो बनता है mx डैश प्लस mx डबल डैश। डबल डैश का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, और fx डैश सिंगल डेरिवेटिव, kx x इज इक्वल टू ft। ये सारी चीजें आप पीछे लेक्चर में काफी बार देख चुके हैं। x क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। v क्या है? लीनियर वेलोसिटी। v इज इक्वल टू dx बाई dt, यही तो है, v इज इक्वल टू dx बाई dt। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट के टर्म में ये इक्वेशन मिलता है मैथमेटिकल। अगर हम इसी को वेलोसिटी के टर्म में लिखते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिल जाता है। ये किसके लिए होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है। ये सारी चीजें आपको पता है। ऐसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये इक्वेशन मिलता है हमें, इक्विवेलेंट मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल मॉडल। और जब हम ओमेगा के फॉर्म में लिखते हैं या एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में लिखते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलता है। देखिएगा, इन दोनों में एक्सटर्नल इनपुट हमारा फोर्स है इस लीनियर सिस्टम में, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाले सिस्टम में एक्सटर्नल इनपुट टॉर्क है। इसी तरह अब हम एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाते हैं जहाँ पे जहाँ पे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस लगे हुए हैं, आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, और इनके पैरेलल में एक करंट सोर्स अप्लाइड है। यहाँ पे एक्सटर्नल इनपुट हमारी करंट है। ठीक है, तो अब अगर हम इनका एनालॉगस सिस्टम बनाते हैं, जैसे हमने फोर्स वोल्टेज वाले में बनाया हुआ था, तो क्या क्या निकल के आता है देखते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल इनपुट की बात करते हैं। तो लीनियर में हमारे पास एक्सटर्नल इनपुट क्या चीज़ है? ft। एंगुलर में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाले सिस्टम में tt। जो हमारी ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें एक्सटर्नल इनपुट क्या है? करंट I। ओके, ठीक कर लीजिए, टाइम वेरिएंट कुछ भी कर लीजिए। ओके, अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सिंगल डेरिवेटिव mv डैश डबल डैश, सॉरी mv डैश, यहाँ पे j ओमेगा। सिंगल डेरिवेटिव का मल्टीप्लायर क्या है? यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव का मल्टीप्लायर m है। यहाँ पे इस इक्वेशन में सिंगल डेरिवेटिव क्या है? ओमेगा डॉट। सिंगल डेरिवेटिव का मल्टीप्लायर j है। और इस इक्वेशन में अगर हम इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे और आसान एक स्टेप बढ़ाते हैं, c e डॉट प्लस e 1 बाई आर ई प्लस 1 बाई एल ई डी टी, ये लिख देते हैं। अब इस इक्वेशन में सिंगल डेरिवेटिव का मल्टीप्लायर क्या है? c है।
तो अगर तीनों इक्वेशंस के 1, 2 एंड 3 तीनों इक्वेशंस के सिंगल डेरिवेटिव के मल्टीप्लायर देखते हैं तो हमें क्या मिलता है इक्विवेलेंसी के रूप में, m लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए, इसके लिए मिलता है j और इसके लिए क्या मिलता है c, दैट इज कैपेसिटेंस। क्लियर हो गया? ओके। अब बात करते हैं जो हमारा सिंपल वेरिएबल है v, उसके यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या है f है, यहाँ पे सिंपल वेरिएबल ओमेगा का मल्टीप्लायर f है और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लायर सिंपल वेरिएबल जो हमारा e है उसका 1/r है। ओके, तो इसके लिए क्या बनेगा f और 1/r। देखिएगा इक्वेशन से आप आराम से लिख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इंटीग्रल जो हमारा v है, इंटीग्रल का मल्टीप्लायर क्या है k, यहाँ पे भी इंटीग्रल का मल्टीप्लायर k और यहाँ पे इंटीग्रल का मल्टीप्लायर क्या है 1/l। ओके, इसका भी कर लेते हैं k और ये 1/l। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्या v किसके इक्विवेलेंट, लीनियर वेलोसिटी किसके इक्विवेलेंट, एंगुलर वेलोसिटी, और उस यहाँ पे कौन क्या है EMF e। तो हमें क्या मिला v इक्विवेलेंट टू ओमेगा एंड ये क्या EMF दैट इज सोर्स वोल्टेज। क्लियर है? अब क्या बचता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। x मानते हैं हम, x क्या है v इज इक्वल टू dx/dt, ओमेगा इज इक्वल टू dθ/dt और v ओमेगा इक्विवेलेंट किसके हैं e के, तो e किसका डेरिवेटिव होता है d psi/dt, ये आप जानते हैं। फ्लक्स लिंकेज वेयर psi इज द फ्लक्स लिंकेज। तो अगर हम कंपेयर करेंगे x दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इक्विवेलेंट टू psi दैट इज फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, तो ये हमारी फोर्स करंट एनालॉजी बनती है। यहाँ पे चेंज क्या हुआ है फोर्स वोल्टेज एनालॉजी से, वहां पे देखिए जो हमने किया हुआ था, पीछे आप जाएंगे तो m का इक्विवेलेंट फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में L बन रहा था और K का इक्विवेलेंट 1/c बन रहा था। मतलब यहाँ पे फोर्स वोल्टेज और करंट में L और C आपस में इंटरचेंज हो गए। F का इक्विवेलेंट वहां पे R बन रहा था, यहाँ पे 1/r बन रहा है। ओके, V और ओमेगा का इक्विवेलेंट क्या बन रहा था, I बन रहा था, यहाँ पे E बन रहा है। और फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में FT, ये किसका ये जो बन रहा था इसके वहां पे एक्सटर्नल इनपुट क्या था E था, तो यहाँ पे लेकिन I है। तो ये हमारी फोर्स करंट एनालॉजी हो गई। अब हम इस पे 2 या 3 न्यूमेरिकल करेंगे, जैसे मेरी आदत है कि मैं न्यूमेरिकल से ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसी वजह से मेरा लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो लेकिन मेरा मकसद ये है कि यहाँ पढ़ने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत न पड़े इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल की ओर। फ्रेंड्स, कंसिडर दिस क्वेश्चन। ये हमारी एक मैकेनिकल मॉडल दिया हुआ है, मैकेनिकल सिस्टम दिया हुआ है। इसको हमें एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट करना यूजिंग फोर्स करंट एनालॉजी। इसी क्वेश्चन को हमने यूजिंग फोर्स वोल्टेज एनालॉजी भी डिस्कस किया हुआ था, सॉल्व किया हुआ था। अब हम यूजिंग फोर्स करंट एनालॉजी सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को। तो वहाँ पे जैसे हमने सबसे पहले क्या किया था, देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा हमारा या उसके आगे का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको मैं आपको शॉर्टकट तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम इक्वेशन से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे डिटेल में कि क्वेश्चन में कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए जो हमारा ये फिजिकल मॉडल दिया हुआ है, इसके लिए हम मैथमेटिकल मॉडल या मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे फ्रिक्शन भी दिया हुआ है F2, इसके लिए F1। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले इसका इक्वेशन अगर लिखेंगे तो क्या होगा, नेट फोर्स फॉर M1 लिखेंगे, फॉर M1 या M1 के लिए नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ x1 अगर लिखेंगे तो क्या होगा, इसको पूरा लिख देता हूँ स्टेप बाय स्टेप बना दो। नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ x1। देखिएगा पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो हमारे रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस लग रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं।
तो हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ हमें मानना पड़ेगा, x1 इज ग्रेटर देन x2 या x2 इज ग्रेटर देन x1। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग x1 इज ग्रेटर देन x2 मान लेते हैं, जो कि हमारा डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, f की डायरेक्शन में है। ठीक है, अज्यूमिंग या यहाँ आप कह लीजिए लेट x1 इज ग्रेटर देन x2, तो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस हमारे कैसे लगेंगे, इसको हमने देख सकते हैं आराम से। जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स लगेगा, अगर इस पे हम बात करते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट है, x2 लेफ्ट टू राइट, तो इसमें रिस्ट्रेनिंग फोर्स राइट टू लेफ्ट कितना लगेगा, k2 x2। ये फ्रिक्शन है, नीचे फ्रिक्शन है, जो बॉडी है वो फ्रिक्शन है, वहाँ पे जो सरफेस है वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्सेस अप्लाइड है, जिसका डैम्पिंग कोफिशिएंट F1 और F2 है। तो इसमें जो फ्रिक्शन फोर्सेस लगेंगे वो किस साइड लगेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट टू राइट है तो हमारा ये राइट टू लेफ्ट लगेगा। ये आप सब जानते हैं, इसको मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये चीज़। F2 x2 और यहाँ पे F1 x1। अब बात करते हैं इन दोनों की, x1 इज ग्रेटर देन x2 माना है, चाहे आप इसको x2 इज ग्रेटर देन x1 मान लीजिए, कुछ भी मानेंगे। अभी हमने x1 इज ग्रेटर देन x2 माना है, तो क्या है, ज़्यादा x1 हमने ज़्यादा मान लिया है, तो इस एलिमेंट में, इन दोनों एलिमेंट में कैसे फोर्सेस लगेंगे, टेंसाइल फोर्सेस लगेंगे, टेंशन आएगा। तो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस क्या होंगे, कंप्रेसिव होंगे। ये वैल्यू x1 डॉट माइनस x2 डॉट, ये क्लियर है। इसी तरह इसमें क्या आएगा, k12 x1 माइनस x2, क्लियर हो गया। अब सारे के सारे फोर्सेस हमने निकाल लिए, जो डैम्पिंग जो एलिमेंट्स पे हमारे फोर्सेस लग रहे थे। अब हम आराम से इसको नेट फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ x1 लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, m1 x1 डबल डॉट प्लस इज इक्वल टू ft, क्लियर है। ft पहला फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है, बाकी सारे फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो क्या होगा, माइनस ऑफ f1 टू x1 डॉट माइनस x2 डॉट माइनस ऑफ k1 टू x1 माइनस x2 माइनस ऑफ f1 x1। ठीक है, इसके लिए हो गया। अब अगर हम इसी को सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये m1 x1 डबल डॉट प्लस f12 x1 डॉट माइनस x2 डॉट प्लस k12 x1 माइनस x2, ये भी डॉट रहेगा, डैम्पिंग एलिमेंट है, डेरिवेटिव आता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, प्लस f1 x1 डॉट, क्लियर है, इज इक्वल टू ft, क्लियर। अब अगर हम इसको वेलोसिटी के टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, m1 v1 डॉट प्लस f12 v1 माइनस v2 प्लस k12 इंटीग्रल ऑफ x1 माइनस x2 dt प्लस f1 v1 इज इक्वल टू ft, क्लियर है। इक्वेशन 1 कर लीजिए इसको, ओके। अब अगर हम लिखना चाहें नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ x2 लिखना चाहें तो क्या होगा, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ x2 अगर लिखना चाहें इसी के लिए, तो इस m2 x2 के डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या आएगा, m2 x2 डबल डॉट इज इक्वल टू, कौन कौन से फोर्सेस साइड में लग रहा है, f12 x1 डॉट माइनस x2 डॉट, और कौन सा है, प्लस k12 x1 डॉट माइनस डॉट नहीं x1 माइनस x2। अब दूसरी साइड में कौन सा फोर्स लग रहा है, माइनस k2 x2 माइनस f2 x2 डॉट, क्लियर है। अब अगर हम इसको अरेंज कर लें और साथ ही साथ वेलोसिटी के फॉर्म में लिख लें तो क्या आएगा, m2 v2 डॉट माइनस या प्लस में लिखेंगे, अगर हम इसको प्लस
ये दोनों, ये सारे के सारे टर्म्स अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं, तो प्लस F12 V2 माइनस V1। कैसे? जिसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ प्लस ही लिखा हुआ है, तो अंदर वालों का साइन चेंज हो जाएगा, और x1 डॉट की जगह हमने V1 लिख दिया और x2 डॉट की जगह V2 लिख दिया। इन दोनों जो स्टेप थे उनको मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया है, ठीक है। प्लस K12 इंटीग्रल ऑफ V2 माइनस V1 dt प्लस K2 इंटीग्रल ऑफ V2 dt प्लस F2 V2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्लियर? ये इसके लिए आ गया, ये इसके लिए आ गया, ये इसके लिए, इसलिए 4 स्टेप 1 2 3 4 F2, ठीक है। अब ये हमारा मैथमेटिकल मॉडल हमने लिख लिया, मैथमेटिकल इक्वेशन लिख लिया इस फिजिकल सिस्टम के लिए। अब हमें यूजिंग फोर्स करंट एनालॉजी इसका इलेक्ट्रिकल लिखना है, इलेक्ट्रिकल जो भी इक्वेशंस आएंगे वो लिखना है। अब याद करिए पिछली टेबल को, तो हम यहाँ पे m किसके इक्विवेलेंट था? c के इक्विवेलेंट था। f किसके इक्विवेलेंट था? 1/r के इक्विवेलेंट था। और k किसके इक्विवेलेंट था? 1/l के इक्विवेलेंट था। पिछली टेबल याद करिएगा, अभी फोर्स करंट एनालॉजी जो भी मैंने थ्योरी पढ़ाई, ठीक। तो ये हम रख सकते हैं। v किसके इक्विवेलेंट था? वोल्टेज के इक्विवेलेंट था, ठीक। और ft किसके इक्विवेलेंट था? जो एक्सटर्नल इनपुट था वो करंट के इक्विवेलेंट था। तो अब उसी को ध्यान में रखते हुए इन इक्वेशंस को हम इलेक्ट्रिकल जो इक्वेशंस हैं उनको उनके फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आएगी कि सबसे पहले हम एक KCL का देख लेते हैं। बेसिक जो हमारा होता है KCL में क्या होता है, अगर किसी नोड पे इस तरह से कई सारी करंट्स आ रही हैं, मान लीजिए कुछ करंट आ रही है I1 I2, कुछ आउट हो रही हैं I3 I4 तो I5, तो KCL के हिसाब से क्या होता है, इनकमिंग करंट्स एट दिस नोड इज कंसिडर एज नेगेटिव। स्टैंडर्ड यही करते हैं हम लोग अक्सर, -I1 -I2 प्लस, मतलब सम ऑफ ऑल करेंट्स, या यूं कह लीजिए ऑल इनकमिंग करेंट्स मस्ट बी इक्वल टू दी ऑल आउटगोइंग करेंट्स। इस तरह से I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। क्लियर है? इसको हम एक साइड में करते हैं तो अक्सर हम स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है कि हम जो इनकमिंग करंट्स होता है उनको निगेटिव ले लेते हैं। तो -I1 -I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू 0। यह केसेस बनता है। तो यहाँ समझाने का मतलब ये है कि नोड की तरफ जो करंट आ रही है, यहाँ पे हम लोग नोडल इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। नोडल जैसे हम लोग सुपरपोजिशन या नोडल इक्वेशंस यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे नोडल इक्वेशंस यूज़ करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास करंट एक्सटर्नल एक इनपुट, यहाँ पे करंट एनालॉजी में करंट सोर्स है, तो हमारी पैरेलल सर्किट्स बनेंगी, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे केसीएल मैंने बताया कि अगर जिस नोड को हमने लिया है उस पे करंट आ रही है, इनकमिंग हो रही, तो हम उसको निगेटिव मानेंगे, और अगर आउटगोइंग है तो उसे पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। तो ये हटा देता हूं मैं। अब मैं इसके लिए इक्वेशंस लिखता हूं। इक्वेशन 1 के लिए इलेक्ट्रिकल इक्वेशंस लिखें लोग, इलेक्ट्रिकल इक्वेशंस, या इसको इक्वेशन 1 के लिए जो इक्वेशन बनेगा वो इस तरह लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो अब इसको हम लोग m की जगह पे क्या रखेंगे, m1 की जगह पे C1 और V1 की जगह पे E1 डॉट। क्लियर है? प्लस F12 की जगह क्या रखेंगे, 1/R12 V1 माइनस V2 की जगह पे E1 माइनस E2। क्लियर? इक्वेशन देख जाइएगा। प्लस K12 की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 1/L12 V1 माइनस V2 की जगह पे E1 माइनस E2 dt। ये क्या इंटीग्रल है बीच में, वन बाई L12 इंटीग्रल ऑफ E1 माइनस E2 dt, ठीक है। फिर इसके लिए F1 की जगह पे 1/R12
R1 और V1 की जगह पे E1 इज इक्वल टू FT की जगह क्या रहेंगे, एक्सटर्नल इनपुट करंट सोर्स दैट इज IT। क्लियर? इक्वेशन नंबर बन गया 3। ठीक, अब हम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के लिए इलेक्ट्रिकल इक्वेशन लिखेंगे, सेकंड मैकेनिकल मॉडल के लिए इक्वेशन के लिए हम मैथमेटिकल मॉडल के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्वेशन लिखेंगे, फिर एक पुट अप करेंगे M2 की जगह पे C2 और V2 की जगह पे E2 और ये डॉट है वहां पे लिखे F12 की जगह पे 1 by R12। क्लियर? V2 minus E1 that is E2 minus E1। क्लियर? प्लस K12 की जगह पे 1 by L12 इंटीग्रल ऑफ E2 minus E1 dt। क्लियर? फिर K2 की जगह पे 1 by L2। क्लियर? इंटीग्रल ऑफ E2 dt प्लस F2 की जगह पे 1 by R2 V2 की जगह पे E2 इज इक्वल टू 0। ये हमने इलेक्ट्रिकल इक्वेशन लिख लिया यूजिंग फोर्स करंट एनालॉजी। ठीक है, तो अब इन इक्वेशंस की सहायता से हम लोग लिखेंगे, बनाएंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक, तो अब इनकी सहायता से बनाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट और इसे हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं। ठीक, देखिएगा जैसे हमने फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में कहा हुआ था, जितने डिस्प्लेसमेंट या जितने वेलोसिटी उतने ही करंट्स वहां पे लूप करंट्स हुआ करती थी फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में। यहाँ पे क्या है, जितने ही डिस्प्लेसमेंट x1 x2 या v1 v2, जितनी ही वेलोसिटी उतने ही वोल्टेजेस E1 E2। और यहाँ पे क्या हम करेंगे, नोडल एनालिसिस। तो ये कौन से वोल्टेजेस होंगे, नोड वोल्टेजेस, मतलब नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स। और वेलोसिटी कुछ भी करिए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स एक्सक्लूडिंग, ध्यान रखिएगा, डेटम नोड जो हमारा रेफरेंस नोड होगा उसको हटा के ये होंगे। ठीक है, तो अगर डेटम नोड मिलाते हैं 3 नोड्स, जितने डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी प्लस 1 डेटा नोड को मिला के डेटा नोड हटा देंगे तो उतने ही नोड्स मिलेंगे जितने की डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी है। तो अब हम लोग नोड्स बनाते हैं और उनके इवेंट्स लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेटा नोड। तो यहाँ दो नोड्स बना दिए हमने, E1 जिसका वोल्टेज है और इसका वोल्टेज है मान लीजिए इस नोड का E2। रेफरेंस नोड हमने यहाँ पर बना दिया, डेटा नोड। ठीक है, हो गया डेटा नोड। अब इन इक्वेशंस को ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या है, ये C1 E1 डॉट, ये क्या है, करंट्स हैं। I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई R होता है, ठीक है, E1 माइनस E2 ऑन R। करंट कैपेसिटर केस में क्या होता है, I इज इक्वल टू C dV बाई dt, ये होती है करंट कैपेसिटर के केस में। और इंडक्टर केस में क्या होता है, I इज इक्वल टू 1 बाई L E dt, यही होता है। तो ये सारी के सारे जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी ये टर्म्स हैं, ये सारी की सारी करंट्स हैं। ये सारी क्योंकि देखिए इक्विवेलेंसी में करंट है, तो ये सारे जितने भी एड अप हो रहे हैं वो सारी करंट है। ऐसे इसमें भी ये सारी करंट्स हैं। तो ठीक है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस, जो भी इम्पीडेंस वगैरह होगा वो सब आएगा। ठीक है, ओके, हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम कंपोनेंट्स कलेक्ट करते हैं। ये देखिए E1 डॉट, बताइए E1 किसके इक्विवेलेंट है, X1 डॉट के, ये वाला X2 डॉट के, क्या V1 और V2 के। क्लियर है, C1 किससे कनेक्ट है, E1 से केवल कनेक्ट है, केवल E1 से, मतलब केवल नोड 1 और रेफरेंस नोड के बीच में ये कनेक्ट होगा C1। तो कनेक्ट करिए ये इस तरह, ये है C1, पहला टर्म हमने ड्रॉ कर दिया। दूसरा टर्म क्या है, E1 और E2 दोनों वोल्टेजेस हैं,
तो दोनों नोड्स के बीच में ये वाला पैरामीटर, ये वाला कंपोनेंट कनेक्ट होगा, दैट विल बी R12, E1 और E2 के बीच में कनेक्ट होगा, E1 और E2 के बीच में। तो इसको इस तरह से पहले R12 हो गया, क्लियर हो गया। ये सारी की सारी आउटगोइंग करंट्स हैं, क्यों? क्योंकि सारी पॉजिटिव में है, तो हमने यहाँ से E1 E2 क्लियर जारी करें। अब L12 E1 और E2 के बीच में कनेक्ट है L12, तो इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। ये भी आउटगोइंग करंट पॉजिटिव है L12, ठीक है। अगला टर्म R1 मतलब R1 into E1, मतलब जो E1 से करेस्पॉन्ड कर रहा है, E1 के रिस्पेक्ट में, तो किसके E1 करेस्पॉन्ड कर रहा है, करेस्पॉन्डिंग है, तो E1 और डेटा नोड के साथ जुड़ेगा, तो बीच में जुड़ेगा। ये हो गया R1, क्लियर। ये भी आउटगोइंग करंट। अब अच्छा, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। पहले हम जो भी रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस है उसको कनेक्ट करते हैं। रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर है उसको भी कनेक्ट करते हैं। और दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये E2 के लिए, तो ये C2 कनेक्ट किसके बीच में? E2 और केवल E2 के साथ है ये, तो E2 और डेटा नोड के बीच में कनेक्ट होगा ये C2, क्लियर। E2 माइनस E1 और E2 के बीच में कौन सा कनेक्ट है? R12। E1 और E2 के बीच में हमने इसको पहले ही कनेक्ट कर रखा है, ये है R12, ठीक है, ये हो चुका है। E2 माइनस E1 और E1 के बीच में क्या कनेक्ट है? L12। E1 और E2 के बीच में क्या कनेक्ट है? L12, पहले ही कर रखा है। E2 और डेटा नोड के बीच में क्या कनेक्ट है? एक इंडक्टर भी कनेक्ट है, तो इसको इंडक्टर यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। L2 कर देते हैं इसको, ठीक है। अब E2 और डेटा नोड, E2 से केवल कनेक्ट है R2, तो इस डेटा नोड से कनेक्ट हो जाएगा ऐसे R2, क्लियर। तो ये सारी के सारे तो अब बचा क्या? केवल IT। ये सारी हमने करंट जो मानी आउटगोइंग, पहले क्वेश्चन में सारी आउटगोइंग, तो आउटगोइंग करंट पॉजिटिव और इनकमिंग करंट हमने जैसे कहा इनकमिंग करंट नेगेटिव। तो अगर हम इसको एलएचएस साइड में जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, तो E1 पे ये इनकमिंग होगा माइनस E1 माइनस IT। मतलब देखिए FT कहाँ पे लगा हुआ है? लगा हुआ है X1 पे। FT कहाँ पे लगा हुआ है? X1 डिस्प्लेसमेंट पे। तो ये कहाँ पे कनेक्ट होगा? X1 के रिस्पेक्ट में जो भी वोल्टेज नोड है, जो भी नोड है उस पे कनेक्ट होगा E1 पे। इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? किसके किसके बीच में कनेक्ट होगा? उस नोड और डेटा नोड के बीच में कनेक्ट होगा, यहाँ पे ऐसे, ठीक। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? केसीएल के हिसाब से जब ये हमने ये सारी की सारी करंट्स पॉजिटिव ली आउटगोइंग करंट्स, तो इनकमिंग करंट क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा तो इनकमिंग करंट होगा, तो इस नोड पे ये इनकमिंग होगा ऐसे, E1 पे इनकमिंग होगा। क्यों? क्योंकि देखिए E1 के रिस्पेक्ट करने सारी की सारी पॉजिटिव करंट थी, हमने पॉजिटिव करंट शो करी। आउटगोइंग करंट ये क्योंकि एलएचएस साइड जाएगा तो नेगेटिव जाएगा, माइनस आईटी जाएगा। माइनस आईटी का मतलब उस नोड पे करंट आ रही है। किस नोड पे करंट आ रही है? जिससे ये करस्पॉन्डिंग है, दैट इज X1। क्यों? आईटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एफटी को। एफटी किसको करस्पॉन्ड, एफटी कहां पे लगा हुआ है? X1 पे लगा हुआ है। X1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? E1 को। तो क्या मतलब हुआ? करंट जो आएगी वो E1 नोड पे आएगी, उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो ये क्लियर होगा फ्रेंड्स। तो ये न्यूमेरिकल हमने पहले भी फोर्स वोल्टेज एनालॉजी से सॉल्व किया हुआ था, अब हमने इसको फोर्स करंट एनालॉजी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अगर अच्छा, अब ये तो हो गया। अगर मैं यहीं पे कहूँ कि एक फोर्स यहाँ पे भी लग रहा है, इसे थोड़ा मॉडिफाई अगर हम कर देते हैं, देखिएगा ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं बट मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे एक फोर्स इस साइड में भी लग जाएगी या डायरेक्शन इसके डायरेक्शन में यहाँ पे F2T लग जाए, तो क्या होगा? इस डायग्राम में क्या फर्क आएगा? देखिएगा F2T मतलब एक फोर्स लगा हुआ है, अब दूसरा फोर्स F2T जैसे भी फोर्स लगा रहे हैं वो लग रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द X2। तो मतलब
कि अब देखिए यहाँ पे Ft किस डायरेक्शन में था, x1 की डायरेक्शन में था, तो हमने इनकमिंग करंट के रूप में शो किया हुआ था, इनकमिंग करंट सोर्स के रूप में शो किया हुआ था। चूंकि F2 किससे करेस्पॉन्डिंग है, x2 से करेस्पॉन्ड करता है, तो मतलब ये कहाँ पे कनेक्ट होगा, x2 इस नोड के बीच, इन नोड और डेटा नोड के बीच में ऐसे कनेक्ट होगा। क्लियर है? इसकी डायरेक्शन क्या होगी करंट सोर्स की, इनकमिंग होगी या आउटगोइंग, आउटगोइंग। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में किसके, x2 के अपोजिट डायरेक्शन में है ये F2 इसलिए आउटगोइंग होगी। हमने स्टैंडर्ड क्या माना कि x1 की डायरेक्शन में Ft था तो इनकमिंग करंट के इनकमिंग करंट दिखाया, और F2t x2 की अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम यहाँ पे आउटगोइंग करंट दिखाएंगे। तो ये था हमारा, ये I2t कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया था यहाँ पे समझ आएगा। अच्छा एक दिन और कर लेते हैं हम लोग। ये तो था पूरा, हमने मैथमेटिकल मॉडल लिखा, मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखे पूरे के पूरे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे पहुंचे, इक्वेशंस लिखे दुनिया भर के, उसके बाद फिर ये पहुंचे। अब हम ऐसा जैसे हमने फोर्स वोल्टेज एनालिसिस किया था, शॉर्टकट लेंगे, शॉर्टकट में इससे डायरेक्ट ये बनेगा, बीच के दोनों स्टेप गायब हो जाएंगे। तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स कंसीडर दिस क्वेश्चन। ये हमारा एक मैकेनिकल मॉडल दिया हुआ है, तीन बॉडीज हैं M1 M2 M3, डिस्प्लेसमेंट 3 है, x1 x2 x3, तीनों की डायरेक्शन सेम है। अब किस डायरेक्शन में है, फोर्स अप्लाइड Ft की डायरेक्शन में है। F1 है, F2 है, फ्रिक्शन एलिमेंट है, डैम्पिंग एलिमेंट है, K12 है, F1 3 है, यहाँ पे K3 है। हम इसको एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट में बनाएंगे यूजिंग फोर्स करंट एनालॉजी। तो यहाँ पे जैसे हमने फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में कहा हुआ था, एक नियम बना लेते हैं, नियम अपने शॉर्टकट के लिए कि सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होने चाहिए, वो Ft की डायरेक्शन में, फोर्स अप्लाइड की डायरेक्शन में होने चाहिए। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में ऐसा है, हाँ बेशक ऐसा ही है, x1 x2 x3 तीनों ही सेम डायरेक्शन में Ft में है, तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो हम अब उसे गोदर करने की जरूरत नहीं। दूसरा हमने क्या कहा था, जितने नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ नोड्स होंगे, एक्सक्लूडिंग डेटन नोड। डेटन नोड को छोड़ के उतने ही नोड बनेंगे जितने की नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स होंगे। यहाँ पर कितने डिस्प्लेसमेंट्स हैं, x1 x2 एंड x3, तो 3 नोड्स बनेंगे एक्सक्लूडिंग डेटन नोड। ठीक है, तो इससे क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ nodes excluding datum node, that is x1 x2 x3 dot dot dot। ये कैसे करेस्पॉन्ड करेगा, E1 E2 और E3, तीनों नोड वोल्टेजेस E1 E2 और E3 होंगे किसके रिस्पेक्ट में, डेटम नोड के रिस्पेक्ट में। तो हम बना लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी कि तीनों की तीनों जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये हमारे पास पहले ही ऑलरेडी फुलफिल है। ठीक है, 3 नोड्स हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, 1 2 और ये 3। इसका वोल्टेज E1, इसका वोल्टेज E2, इसका वोल्टेज E3, किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा याद रखिएगा डेटम नोड के रिस्पेक्ट में, डेटम नोड। ठीक, अब बनाते हैं हम लोग कंपोनेंट्स, देखिएगा। सबसे पहले एक एक डिस्प्लेसमेंट को पकड़ते चाहिए, एक डिस्प्लेसमेंट पकड़ेंगे तो उस नोड को पकड़ेंगे। ठीक है, तो पहला डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे, x1 पे है। x1 इस नोड को कौन सा, x1 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, E1 वाला नोड। ठीक है, तो x1 पे देखिए क्या क्या कनेक्ट है। सबसे पहले M1 कनेक्ट है, M किसके करस्पॉन्डिंग होता है हमारी फोर्स करंट एनालॉजी में, C के। तो मतलब कि M कनेक्ट हुआ, यहाँ पे SSC कनेक्ट हो जाएगा किसके बीच में, इस डेटम नोड और E1 के बीच में, ये M1 को करस्पॉन्ड करेगा, ये होगा C1। क्लियर है, C1। ठीक है, तो अब x1 से कौन कौन से कनेक्ट है, M1 पे। अब x1 ये है और x2 के बीच में क्या कनेक्ट है, K12 स्प्रिंग कांस्टेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, 1/L को। तो यहाँ पे एक इंडक्टर बन जाएगा E1 और E2 के बीच में, L12। ठीक है, अब देखिएगा x1 से क्या है, इसको क्या कनेक्ट है,
ये भी रेफरेंस है, ये भी ग्राउंडेड है, तो ये F1 किसके करेस्पॉन्ड करेगा 1/R1 को, मतलब E1 और डेटा नोड के बीच में एक रेजिस्टेंस भी आएगा, ये होगा R1, ठीक है। और कुछ 1 और 3 के बीच में क्या कनेक्ट है F1 तो 1 और 3 के बीच में क्या कनेक्ट होगा 1/R13, एक रेजिस्टेंस यहाँ भी आ जाएगा इसके 1 और 3 के बीच में 1/R3 है R13 ठीक है। तो ये वाला काम तो पूरा हो गया। अब आते हैं X2 के पास। X2 के पास देखिए X2 और X1 के बीच में क्या X2 में K12 है, पहले ही हमने L12 कनेक्ट कर दिया है। अब X2 और रेफरेंस के बीच में क्या है F2, तो हमें E2 और डाटा नोड के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा, इसकी वैल्यू होगी R2 के बराबर। अब इस पे एक और चीज आ रही है, क्या फोर्स इसी पे लग रहा है, इसी डिस्प्लेसमेंट पे फोर्स लग रहा है। फोर्स कहाँ पे अप्लाइड हो रहा है, इसी डिस्प्लेसमेंट पे अप्लाइड है, ऐसी बॉडी पे अप्लाइड है जहाँ पे ये X2 है। तो कनेक्ट कहाँ होगा हमारा करंट सोर्स E2 और डाटा नोड के बीच में। बात आएगी डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, इधर या इधर। तो हमने रूल क्या देखा था कि फोर्स शुड बी या द डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ Ft, और हमने ये कहा था जो करंट आएगी उसके करस्पॉन्डिंग उसकी डायरेक्शन क्या होगी इनकमिंग। तो इनकमिंग करंट क्या होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी, ये होगा हमारे पास आई। क्लियर, डायरेक्शन ही मालूम पड़ गया। क्यों, कैसे कि निगेटिव करंट्स इनकमिंग करंट निगेटिव, तो हमने पूरा इक्वेशन कैसे आएगा ये डायरेक्शन निगेटिव, हमने पिछले इक्वेशन में देखा, क्योंकि माइनस हो जा रहा था, माइनस वाला हमने कहा निगेटिव करंट्स मतलब इनकमिंग करंट, और यहाँ पे इनकमिंग करंट आ गई। क्योंकि IT किसको रिप्रेजेंट कर रहा है FT को, FT किससे करस्पॉन्ड कर रहा है X2 से, तो E2 पे जाके मिल रही। अब आते हैं बात, ये हो गया ये हो गया। अब तीसरे डिस्प्लेसमेंट की तरफ चलते हैं हम लोग। X3 और X1 के बीच में क्या कनेक्ट है F13 का मतलब R13 पहले हमने कनेक्ट कर रखा है। X3 और K3 के बीच में क्या कनेक्ट है, X3 और K3 के बीच में क्या कनेक्ट है, ये देखिएगा। सॉरी, X3 और रेफरेंस में क्या कनेक्ट है K3 का मतलब इससे करस्पॉन्ड करेगा 1/L, तो ये इंडक्टर हो जाएगा, ये हो गया L3। अभी देखिएगा हम लोगों ने सब तो कर लिया, यहाँ पे कहीं भी कैपेसिटर कहाँ पे लिया हमने, कल M1 पे लिया, M2 और M3 के कैपेसिटेंस अभी नहीं लिया है, तो हमें लेना होगा। तो ये चीज हम अभी स्प्लिट कर गए, कोई बात नहीं। M2 को अब हमें X2 से करस्पॉन्डिंग बॉडी कौन सी है M2 का किसके रेफरेंस में C, किसके रिस्पेक्ट क्या होता है इक्विवेलेंट C, ये आ जाएगा C2, ठीक है। अब M3 की बात करते हैं, M3 के करस्पॉन्डिंग और इक्विवेलेंट क्या आएगा C3, इसके बीच में E3 और डाटा नोड के C3। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी आसानी से हमने मैकेनिकल मॉडल से डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट बना लिया, केवल दो नियम को याद करके। क्या कि डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ Ft, ऑल डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ Ft। अगर ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे उपलब्ध होता तो हम एक लेते ऐसा डिस्प्लेसमेंट जो उसी डायरेक्शन में फोर्स डायरेक्शन में, बाद में उसको चेंज कर देते, ठीक है, बाद में उसको हम चेंज कर देते उसके हिसाब से, ठीक। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन जो कि फोर्स करंट एनालॉजी पे था। अब हम लोग यहाँ पे हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट लगभग पूरा कवर हो चुका है। मैंने कोशिश की है कि आपको न्यूमेरिकल के थ्रू अच्छे से समझा पाऊँ। अगर कहीं पे भी, अच्छा एक चीज यहाँ पे देखिएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे M3 है, यहाँ पे ये शॉर्ट ना होता M3, यहाँ पे सपोज करिए M3 ना होता, ये
ऐसे डायरेक्टली कनेक्ट होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, ये चीज हम जानते हैं, मैथमेटिकल मॉडल, फिजिकल मॉडल मैथमेटिकल मॉडल पहले कन्वर्ट किया, हम जानते हैं क्या करना पड़ता है। ऐसा अगर ऐसा होता तो हमें क्या करना होता, हमें यहाँ पे करना होता ये कि यहाँ पे एक वर्चुअल बॉडी क्रिएट करनी पड़ती M3, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट हमें लेना पड़ता x3, जो कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही था। लेकिन जब हम वर्चुअल बॉडी क्रिएट करते हैं तो लास्ट में हम लोग लिखते हैं M3 = 0 कर देते हैं फिजिकल मॉडल में। अगर इलेक्ट्रिकल मॉडल में हम बात करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल मॉडल में हम जब बात करेंगे M3 किसको करेस्पॉन्ड कर रहा था, C3 को। अगर ये C3 0 हो जाएगा तो ये सर्किट ओपन होगी या शॉर्ट होगी, क्या होगी, इम्पीडेंस क्या होता है, Z = 1/j ω/C, 1/0, Z = infinite, that is open। ये C3 यहाँ पे ओपन जाता है, ये ब्रांच यहाँ से खत्म हो जाती है, ठीक है फ्रेंड। ये भी पॉइंट आ गया कि अगर कोई दो, क्योंकि मैंने पहले कहा था किसी भी एलिमेंट पे इस पे हमें दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, इस तरफ x1 था बट इस तरफ नहीं था, तो हमें यहाँ पर वर्चुअल बॉडी क्रिएट करनी पड़ी और हमें बाद में M3 = 0 रखा। M3 जो करेस्पॉन्ड करता है C3 को, तो C3 = 0, तो हमें ये इनफाइनाइट मिला और ये बॉडी हमारी ओपन हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम, हमने लगभग पूरा कवर कर लिया है। अब हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे कि लीनियर सिस्टम क्या होता है, नॉन लीनियर सिस्टम क्या होता है, टाइम वेरिएंट सिस्टम क्या होता है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होता है। फिर हम ये देखेंगे कि कोई भी सिस्टम लीनियर या टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, LTIV सिस्टम उसे कहते हैं, वो क्या होता है। फिर उसमें हम देखेंगे ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, फिर से हमारी ट्रांसफर फंक्शन की बात शुरू होगी। कंट्रोल सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन पे ही पूरा बेस चलता चला जाता है। इसी ट्रांसफर फंक्शन में हम पूरी टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस करेंगे, ब्लॉक डायग्राम सॉल्व करेंगे, सिग्नल फ्लो ग्राफ सॉल्व करेंगे, फिर इसी पे हम आपके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस करेंगे, स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे। मतलब अब हमारा और अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है। तो फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये जो लेक्चर मैंने आपको दिया ये पूरी तरह समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको वहाँ पे आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।